हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का 8th चैप्टर, जो कि आखिरी चैप्टर है इस बुक का, जो है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना। थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है, लेकिन इस चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है और टॉपिक जो है मैंने कवर किए हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। मेरा मकसद क्या है दोस्तों, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स लाने का। जैसा मैंने आपको वादा किया था, तो उस वादे के साथ मैं आपका पढ़ाते जा रहा हूं। सारी बैक टू बैक क्लासेस आ रही हैं, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखो अगर अभी तक आपने देखी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला ही टॉपिक बनता है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन क्या था दोस्तों? देखिए, मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, उनके द्वारा की गई किन्हीं 2 सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखिए तो मंडल कमीशन 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन है। मंडल कमीशन के अध्यक्ष बीपी मंडल थे, उनके द्वारा की गई प्रमुख सिफारिश निम्नलिखित है। तो जरा ध्यान दीजिए, पहली थी आरक्षण की सिफारिश। दोस्तों ओबीसी के लिए इन्होंने 27% सीटों की आरक्षित मांग की थी कि जो ओबीसी है उनके लिए 27% सीटें जो हैं उसको आरक्षित की जाए। अब अगला पॉइंट क्या है, सामाजिक सुधार। देखिए, अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार के लिए शैक्षिक और सामाजिक दृष्टिकोण से उपाय किए जाए। तो दोस्तों पहला क्या है कि मंडल कमीशन के अध्यक्ष बीपी सिंह थे। ठीक है, इन्होंने दूसरी बात क्या कही कि आरक्षण की सिफारिश शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए 27% सीटें आरक्षित की जाए। ठीक है, आगे है सामाजिक सुधार। अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार के लिए शिक्षा और सामाजिक दृष्टिकोण से उपाय किए जाए। तो यही थी मंडल कमीशन की सिफारिश। 2 मार्क्स में है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्या पॉइंट है, बाबरी मस्जिद को क्यों गिरा दिया गया। दोस्तों बाबरी मस्जिद को क्यों गिरा दिया गया, ये जो है टॉपिक बहुत विवादास्पद टॉपिक है, तो जरा ध्यान दीजिए इस पे। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन है। देखिए, बाबरी मस्जिद को क्यों गिरा दिया गया। ठीक है, देखिए हिंदू धर्म के अनुयायी मानते थे कि विवादित बाबरी मस्जिद के स्थान पर पहले राम मंदिर था। मतलब मस्जिद से पहले भी क्या था दोस्तों, राम मंदिर था, जो 6 दिसंबर 1922 को राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्थन करने वाले संगठनों ने अयोध्या में कार सेवा का आयोजन किया। दोस्तों कार सेवा क्या होती है? कार सेवा वह लोग होते हैं जो धार्मिक चीजों के लिए बिल्कुल निःशुल्क सेवा देते हैं। ठीक है, तो ये वो लोग थे। इस दौरान लाखों कार सेवकों ने विवादित बाबरी मस्जिद ढांचे को गिरा दिया, क्योंकि उनका विश्वास था कि यह स्थल भगवान राम का जन्म स्थल था। ठीक है दोस्तों, और इस पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और इस घटना ने धार्मिक तनाव और विरोध को जन्म दिया। ठीक है दोस्तों, मतलब यही था कि ये लोग बाबरी मस्जिद जो था, इसे विवाद जो था, पहले बताया जाता था कि मतलब यहाँ पे राम मंदिर है और यहीं पे राम जी की जन्म हुई, इसलिए इन्होंने क्या करा, राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया और कहा कि यहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए। ठीक है, तो 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन था आपका। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में। बोल रहा हूं दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, तो लग कर देखिए, लग के पढ़िए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, लास्ट तक देखना है। एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चंस, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए। जरा ध्यान दीजिए। अब देखिए अगला चीज है, गुजरात में 2002 में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों का मुख्य कारण क्या था। क्या बताना है कि 2002 में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों का मुख्य कारण क्या था। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों। उत्तर, 2002 के गुजरात दंगे मुख्य रूप से गोधरा स्टेशन पर हुए थे। कहां पर हुए थे? गोधरा स्टेशन पर नरसंहार के कारण भड़क उठे। 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर 57 हिंदू कार सेवक की मौत हो गई थी। क्योंकि आपने मूवी भी देखी होगी साबरमती रिपोर्ट। ठीक है, तो उसी को आप समझ लीजिए। 57 हिंदू कार सेवक बताया ना, जो धार्मिक लोग होते हैं, जो फ्री में धर्म के आधार पर बातें बोलते हैं, उनका सहयोग करते हैं वो लोग। ठीक है, तो 57 हिंदू कार सेवकों की मौत हो गई जब अयोध्या से आ रही एक ट्रेन की बोगी को आग लगा दी गई। इस घटना में मारे गए कार सेवकों को लेकर मुसलमानों पर आरोप लगाया गया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे गुजरात में मुस्लिम विरोधी हिंसा और दंगे फैल गए। ये दंगे लगभग 1 महीने तक चला। इसमें करीबन 1100 लोग मारे गए, जिसमें अधिकांश मुसलमान थे। ठीक है दोस्तों, तो यही था आपका क्या, गुजरात आंदोलन, जो कि 2002 में हुए थे। इसके अंदर क्या था दोस्तों कि 57 कार सेवक जो है अयोध्या से आ रहे थे। जिस बोगी में कार सेवक बैठे थे, उसी बोगी में क्या था दोस्तों, आग लगा दिया गया था। ठीक है, जिससे क्या हुआ, दंगे भड़क उठे। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों वीडियो में कमेंट लाइक दबा के कर दीजिए। ठीक है, आइए
आगे चलते हैं, शाहबानो केस क्या था। अब देखिए दोस्तों, शाहबानो केस क्या था, जरा ध्यान देंगे। शाहबानो केस, देखिए शाहबानो केस 1985। देखिए यह मामला एक 62 वर्षीय मुस्लिम महिला की थी। किसकी? एक 62 वर्षीय मुस्लिम महिला शाहबानो का था, जिन्होंने अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता, क्या पूर्व पति जो इनसे पहले वाले जो पति थे उससे गुजारा भत्ता मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय चली गई, सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया कि हाँ भाई इनको जो है मेंटेनेंस देना पड़ेगा आपको, ठीक है, इनके पक्ष में सुनाएगा। लेकिन कुछ मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने इसे पर्सनल लॉ, व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप बताया। मतलब कि जो इसने फैसला दिया, इस फैसले को उन्होंने बताया कि भाई ये तो हमारे जातिगत मामले में है, आपको इसमें फैसला सुनाना नहीं चाहिए, व्यक्तिगत कानून है। इसके बाद मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक अधिनियम 1986 पारित किया गया कि अब उसके अंदर क्या बात है कि तालाक नहीं दे सकते, तलाक देने के लिए कुछ रीजन या कुछ ठोस प्रूफ देने पड़ेंगे, जिसके कारण तहत कोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया गया, ये वाला जो कि इन्होंने बोला था मेंटेनेंस देने का। तो यही दोस्तों शाहबानो केस था, एक 62 वर्षीय महिला ने अपने पूर्व पति से एलोमनी मांगने की जो मांग की थी, ठीक है। चलिए, तो ये शाहबानो केस खत्म हुआ, 2 मार्क्स में आ सकता है, ध्यान देंगे इसके ऊपर भी। अब देखिए जो अगला टॉपिक है आपका दोस्तों, क्या बोला मैंने, जो ये अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिए। 1989 के बाद की अवधि में, मतलब 1989 के बाद भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या थे, ठीक है। इस मुद्दों में राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव के क्या रूप माने जाते हैं दोस्तों। देखिए, तो ये जो चैप्टर है आपका 6 मार्क्स से क्वेश्चन भी देता है दोस्तों, तो बड़ा ध्यान से पढ़ना है एक एक पॉइंट को, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार दोस्तों, तो यहां पर क्या हुई, कांग्रेस की हार हुई, ध्यान दीजिए। 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस को केवल 197 सीटें मिली, जबकि 1984 में 415 सीटें मिली थी। इसके परिणाम स्वरूप बीजेपी और वाम दलों ने राष्ट्रीय मोर्चा गठित किया और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, जिससे गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई और कांग्रेस की एक पार्टी शासन की प्रणाली समाप्त हो गई। मतलब दोस्तों इसमें क्या हुआ, एक मुख्य मोड़ क्या था इसके अंदर कि कांग्रेस पार्टी की हार भी इसी समय में हुई थी, ठीक है, और बीजेपी का उदय हुआ था। आगे देखिए, मंडल मुद्दा भी इस समय में आया था। 1989 में मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसे हम कहते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात की गई, और जिससे सामाजिक और राजनीतिक विवाद पैदा हुए। यह मुद्दा वोट बैंक के राजनीति का हिस्सा बन गया और विभिन्न दलों ने इसका समर्थन और विरोध किया। मतलब क्या दोस्तों, कई लोगों ने, मतलब देखिए ओबीसी की भी संख्या है, तो राजनीतिक पार्टियां बहुत होशियार होती हैं, इन लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए इनकी मांग उठाती है और उनके साथ जुड़ जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए, नई आर्थिक नीति को अपनाना। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए नई आर्थिक नीति को अपनाया गया, ठीक है, जिसके तहत उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसका मतलब क्या है कि 1991 की जो नई आर्थिक नीति में जो अब विदेशी निवेश अब भारत के अंदर हो सकते थे, तो इस चीज को भारत को खुला व्यापार की तरह देखा जाने लग गया। लेकिन दक्षिणपंथी दलों ने इसे आवश्यक बताया, जबकि वामपंथी दलों ने इसकी आलोचना की। यह नीति कांग्रेस सरकार के तहत राजीव गांधी के समय में शुरू हुई और बाद में सभी सरकारों ने इसे जारी रखा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो होती हैं हमारे विवादास्पद होती हैं, जैसे कि आपका देखा मंडल मुद्दे जो थे ये राजनीतिक मुद्दा बन गया एक, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में। ये नई आर्थिक नीति वाला आप समझ ही गए, ठीक है, कि नई आर्थिक नीति को अपनाई गई जिससे देश की आर्थिक विकास करना था, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अयोध्या विवाद। अयोध्या विवाद आप लोगों को पता ही है, 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता की बहस शुरू हुई और भाजपा को हिंदुत्व की पार्टी के रूप में देखा जाने लगा, जबकि अन्य दल धर्मनिरपेक्ष छवि पेश करने लगे थे। मतलब देखो क्या है कि भाजपा जो थी या बीजेपी जो थी, क्या थी दोस्तों, ये हिंदू धर्म को लेकर चल रही थी ये पार्टी, और इसलिए मतलब अपनी वो क्या कहते हैं पॉपुलैरिटी को हासिल करने के लिए इसने ये जो बाबरी मस्जिद वाला विवाद अपनाया था, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, राजीव गांधी की हत्या। देखिए इस समय 1991 में लिट्टे द्वारा राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हुआ। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस ने फिर से सत्ता में वापसी की,
ठीक है। आगे है गठबंधन का युग चालू हो गया दोस्तों। इसी समय क्या हुआ, गठबंधन का भी युग चालू हुआ। बीजेपी ने कई सारे मोर्चे बनाए, कई सारे दलों के साथ गठबंधन किया, उसके बाद वो सत्ता में आई। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए 1991 के बाद भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों का दौर जो है वो शुरू हुआ। देखिए विभिन्न दलों ने मिलकर केंद्र में सरकार बनाई, जिससे राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन की जो है राजनीति को बढ़ावा मिला। ठीक है दोस्तों, तो इस समय हम क्या कह सकते हैं कि गठबंधन का युग भी इसी समय चालू हुआ। तो दोस्तों एक बार ये क्वेश्चन समझेंगे, क्या था क्वेश्चन, दोबारा से एक बार ध्यान देंगे। ठीक है, क्या है कि 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे और इन मुद्दों में राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव के क्या रूप सामने आए। तो दोस्तों ये देख लो, हर एक चीज में क्या है कि कांग्रेस वाला पढ़ा, मंडल मुद्दे पढ़ा और नई आर्थिक नीति को सभी जो है राजनीतिक दलों ने अपनाया। उसके बाद अयोध्या विवाद, राजीव गांधी की मृत्यु और गठबंधन युग का आरंभ। ठीक है, अब दोस्तों जो अगला टॉपिक है हमारा क्या है, राम मंदिर विवाद। क्या दोस्तों, राम मंदिर विवाद या अयोध्या विवाद या बाबरी मस्जिद विवाद से आप क्या समझते हो दोस्तों। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है, पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए फरवरी 1986 में फैजाबाद के जिला न्यायालय ने बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दिया। ठीक है, और ताला खुलते ही हिंदू भक्तों ने क्या कर दिया, वहां पे पाठ पूजा शुरू कर दिया। ताला खुला और पाठ पूजा शुरू कर दिया। ठीक है, इससे मतलब क्योंकि वह इसे राम जन्मभूमि मानते थे, उनका कहना था कि यहाँ एक राम मंदिर था जिसे तोड़कर क्या बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। ठीक है, तो ये भी एक कारण बताया गया दोस्तों। जरा ध्यान दीजिए, एक बार मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, क्या है ना कि थोड़ा गला सूख जाता है बोलते बोलते, तो ध्यान दीजिए अब आगे। ठीक है, अब देखिए ताला खोल दिया गया। ठीक है, और हिंदू भक्तों ने वहां पे पूजा करना शुरू कर दिया, ये बोलकर कि ये पहले राम जन्मभूमि थी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बाबरी मस्जिद के ताले के खुलने के बाद विवाद गहरा हो गया और दोनों पक्षों में लामबंदी शुरू हो गई। भाजपा ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना लिया। मतलब ये जो बाबरी मस्जिद मुद्दा था, इसे जो बीजेपी थी उसको अपना राजनीतिक मुद्दा बना लिया और संघ विश्व हिंदू परिषद के साथ रथ यात्रा निकाली और अन्य कार्यक्रमों को क्या करा, आरंभ कर दिया दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए 6 दिसंबर 1992 को राम भक्तों ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया, जिससे देश के कई हिस्सों में क्या हो गया दोस्तों, सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। ठीक है, 6 दिसंबर 1992 को राम भक्तों ने क्या कर दिया, उसको मंदिर को क्या है मंदिर कह रहा हूं मैं, बाबरी मस्जिद को जो है वो विध्वंस कर दिया, मतलब तोड़फोड़ तहस कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों यही था हमारा, कौन सा टॉपिक था ये दोस्तों, हमारा राम मंदिर विवाद या अयोध्या विवाद या बाबरी मस्जिद विवाद। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए राम मंदिर या बाबरी मस्जिद के विध्वंस के परिणाम क्या निकले। आपने देखा कि विध्वंस हो गया इसका, राम मंदिर को गिरा दिया गया। अब तो इसके परिणाम क्या हुए दोस्तों, तो ये समझना है हमें, जरा ध्यान दीजिए। देखिए राम मंदिर या बाबरी मस्जिद के विध्वंस के परिणाम का वर्णन करें। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला उत्तर बाबरी मस्जिद देखिए के विध्वंस के बाद देश के कई हिस्सों में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। जनवरी 1993 में मुंबई में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी जो 2 हफ्ते तक चली। दोस्तों क्या है कि बाबरी मस्जिद की वजह से क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगे खूब उठने लगे, क्योंकि देखो अब हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा है, बाबरी मस्जिद मुस्लिम से जुड़ा हुआ है, हिंदू और राम मंदिर, तो इन दोनों धर्म के बीच में क्या हुआ दोस्तों, लड़ाई होने लग गई, काफी ज्यादा जनसंहार हुआ। ठीक है, जनवरी 1993 में मुंबई में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी जो 2 हफ्ते तक लगातार दोस्तों चली। अगला पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सत्तारूढ़ सरकार देखिए को केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों क्या है कि वहां पे दंगे भड़कने लग गए। ऐसे में क्या है, सरकार को निरस्त कर दिया जाता है और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। उस स्थिति में राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों निर्णय लेते हैं वहां पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। देखिए यूपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया और ना ही राम मंदिर जो क्या कहते हैं मस्जिद की सुरक्षा नहीं कर पाया और मस्जिद को जो है राम भक्तों ने तोड़ दिया। ठीक है, इसलिए भी मुख्यमंत्री को के ऊपर मुकदमा कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। केंद्र सरकार देखिए, केंद्र सरकार ने एक जांच आयोग गठित किया जिसका उद्देश्य बाबरी मस्जिद के विध्वंस के कारणों की जांच करना था। तो दोस्तों ये जो बाबरी मस्जिद टूटा या उसका विध्वंस कर दिया गया या राम मंदिर को बनाने के लिए तोड़ा गया, तो इसके पीछे क्या परिणाम निकले, तो यही सारी चीजें हुई। जरा ध्यान देंगे इस पे एक बार। देखिए तो क्या है कि बाबरी मस्जिद
के विध्वंस के बाद क्या हुआ, दंगे हो गए, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। उत्तर प्रदेश में भाजपा जो सत्तारूढ़ थी उसको बर्खास्त कर दिया गया सरकार को, और वहां पे क्या राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। यूपी के मुख्यमंत्री के ऊपर क्या कर दिया गया दोस्तों, जो मुकदमा दायर कर दिया गया, और केंद्र सरकार ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी बैठाई। अब देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, गोधरा कांड। गोधरा कांड क्या था और उसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। दोस्तों आपको पता ही है, तो एक बार और इसको देख लेते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं दोस्तों आपसे बार बार कि वीडियो को बीच में नहीं छोड़नी है, पूरी देखनी है। ठीक है, क्योंकि सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी हम देखते हैं क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या है, गोधरा कांड क्या था और उसके प्रभावों का वर्णन करें। जरा ध्यान देंगे दोस्तों, यहां पर देखिए गोधरा कांड 2002 में गुजरात के गोधरा स्टेशन पर एक ट्रेन की बोगी में आग लगा दिया गया। इसमें 57 कार सेवक थे जो कि मौत हो गई उन लोगों की। ठीक है, और यह ट्रेन अयोध्या से आ रही थी और इसमें कार सेवक सवार थे। आग लगने का शक मुसलमानों पर गया और इसके बाद गुजरात के कई हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़क उठी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, इसका प्रभाव देखिए दोस्तों, क्या प्रभाव पड़ा देखिए। ठीक है, तो गुजरात और गोधरा वाला कांड तो आपको पता ही। अब देखिए ध्यान से प्रभाव क्या पड़ा, देखो हिंसा लगभग 1 महीने तक चली और इसमें 11,000 लोग मारे गए जिसमें ज्यादातर मुसलमान थे। ठीक है, देखिए फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के ने गुजरात सरकार की आलोचना की क्योंकि हिंसा को रोकने में सरकार नाकाम रही। ठीक है, इस घटना के दौरान गुजरात में नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार सत्ता में थी और आयोग ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के में विफलता पर सरकार की आलोचना की। ठीक है, इस समय में दोस्तों यहाँ पे देख लो, अभी भी है ना हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार है केंद्र के अंदर, लेकिन उस समय 2002 में नरेंद्र मोदी की सरकार गुजरात के अंदर थी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो दोस्तों यही था इसका प्रभाव और गोधरा कांड। ठीक है, आप लोगों को याद रहेगा, 2 बार पढ़ चुके हैं हम इसी वीडियो के अंदर। अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में इस कथन के पक्ष में अपने विचार दीजिए। तो दोस्तों जो गठबंधन की राजनीति है इससे क्या मतलब, आपको बताना है क्या मतलब है, इससे ध्यान दीजिए। राजनीति से इस नए दौर में इस कथन के पक्ष में अपने विचार दीजिए कि मतलब जो राजनीति जो गठबंधन है वो सही है गलत है, अपने पक्ष देना। तो ध्यान दीजिए इस पे, देखिए यह कथन सही है कि वर्तमान दौर में गठबंधन की राजनीति का उदय विचारधारा नहीं बल्कि सत्ता और लाभ है। ठीक है, क्या है दोस्तों, राजनीति का उद्देश्य विचारधारा नहीं है बल्कि क्या है, सत्ता और लाभ है। क्योंकि देखो गठबंधन बना के लोगों को क्या मिलता है, सरकार बन जाती है उनकी, उनसे उनको लाभ होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, कई बार गठबंधन केवल प्रतिशोध और राजनीति फायदे के लिए बनाए जाते हैं कि हाँ भाई तूने मुझे सीट नहीं दी थी, अब देख मैं उसके साथ जाके अपनी सरकार बनाता हूं अलग। ठीक है, तो इसलिए भी लोग करते हैं जहां विचारधारा का कोई मेल नहीं होता। ठीक है, आगे उदाहरण के तौर पर 1989 में गठबंधन को कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए के उद्देश्य से बनाया गया था। मतलब ये सब जो बीजेपी की सरकार ने जो गठबंधन बनाया था सभी दलों को मिलाकर, तो क्या था, कांग्रेस को बाहर निकालने का था सत्ता से। ठीक है, इसमें कोई विचारधारा आधार नहीं था। अब देखिए कई बार विपक्षी दल जो विचारधारा से विपरीत होते हैं चुनाव के बाद सत्ता के लालच में आकर गठबंधन बना लेते हैं। ठीक है, भाई कोई भी पार्टी से उसके पास सीटें हैं, चला जा भाई तू बना ले, मैं सत्ता में आ जाऊंगा, तेरे को भी मैं उसका हिस्सा दे ही दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से है। ठीक है, कुछ दल पहले किसी पार्टी को समर्थन देते थे और फिर उसे गिराने के लिए समर्थन वापस ले लेते हैं, तो इससे क्या होती है, सरकार गिर जाती है। ठीक है, अब ये भी खेल खेलते हैं यहाँ पर। देखिए इन सब घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि आज के गठबंधन विचारधारा से अधिक सत्ता के लिए होता है। मतलब विचारधारा कुछ नहीं है, सत्ता के लिए है सब गठबंधन। ठीक है, जो सरकार बनाते हैं, जो गठबंधन की सरकार, वो सब क्या है, सत्ता का लाभ है, सत्ता का लाभ उठाने के लिए गठबंधन की सरकार जो है लोग बनाते। तो अगर आपके पास ऐसा है गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों ये आपको लिखना है। ठीक है, छोड़ के नहीं आना है, 4 मार्क्स से बनेगा ये आपका। ठीक है, अब चले आगे, 6 मार्क्स का भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों 4 मार्क्स में ज्यादा इसकी है। ठीक है, इज्जत। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन बनता है, आपातकाल के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी, इस दौर में इस पार्टी के विकास क्रम का उल्लेख कीजिए। दोस्तों देखिए हम क्या बोल रहे हैं, आपातकाल के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरी थी। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो जरा ध्यान दीजिए, पहले बीजेपी की स्थापना कब हुई, 1980 में भाजपा एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अस्तित्व में आई और भारतीय जनसंघ का इसमें क्या है, इसमें विलय हो गया। 1984 के चुनाव में भाजपा को केवल 2 सीटें मिली, लेकिन इसके बाद पार्टी ने भारतीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई। ठीक है, लेकिन देखो शुरुआत में तो क्या है, शुरुआत में थोड़ी कम सीटें मिली, लेकिन बाद में तो क्या हुआ, पार्टी ने अपनी एक पहचान बना ली और आज समय में भी आप देख सकते हो बीजेपी की सरकार है केंद्र में। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है,
मुख्य मुद्दे और रथ यात्रा। देखिए भाजपा यानी बीजेपी ने धारा 370 का विरोध किया और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने की वकालत की। इसके अलावा भाजपा ने बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाने का समर्थन किया और इसके लिए सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा भी निकलवाई। तो दोस्तों देख लीजिए बीजेपी जो है किस तरीके से अपना भारतीय राजनीति में अस्तित्व बना रही थी। ठीक है, अब आगे देखिए सांप्रदायिक छवि। देखिए इन मुद्दों के कारण भाजपा को हिंदुत्व और सांप्रदायिक पार्टी के रूप में पहचाना जाने लग गया। जहां देखिए 1996, 1998, 1999 के चुनावों में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और लोकसभा में अधिक सीटें उठाई, क्योंकि हिंदुत्व और सांप्रदायिकता को जो शब्द है इन्होंने अपने पार्टी के अंदर जोड़ लिए थे, जिसके कारण इन्हें खूब भारी मात्रा में हिंदुओं का सपोर्ट मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए राजग गठबंधन हुआ बहुमत। देखो और बहुमत, देखिए राजग गठबंधन और बहुमत। देखिए जो है बीजेपी है, भाजपा जो है क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर राजग मतलब एनडीए का गठन किया और 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। इस विजय ने भारत 2019 में भी भाजपा ने बहुमत प्राप्त किया और सरकार बनाई। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से राजग गठबंधन जो इन्होंने बना लिया, इतना तगड़ा गठबंधन बनाया और फिर नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से आज तक जो है विद्यमान है। आप देख सकते हो अपने भारतीय इतिहास के टॉपिक में कि जो नरेंद्र मोदी है 2014 से लगातार जो है प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, 2014 से कब तक बने, 2014 से 2019, 19 से फिर 25। ठीक है दोस्तों, ये बने हुए हैं, 25 में भी दोबारा अब बन गए। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए अगला टॉपिक दोस्तों हमारा क्या है, अगले टॉपिक पे जरा ध्यान देंगे। भारतीय प्रजातंत्र के लिए गठबंधन की सरकार वरदान साबित हुई है या अभिशाप, अथवा 1990 के दशक में राजनीतिक दलों के बीच किन मसलों पर सहमति थे। आइए दोस्तों ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पर। ठीक है, क्या बोला है कि गठबंधन जो थी वो वरदान था या अभिशाप, ये हमें बताना है और इसका राजनीतिक दलों के बीच किन मसलों पर सहमति थी। जरा ध्यान दीजिए 1990 के दशक में राजनीतिक दलों के बीच निम्नलिखित मसलों पर सहमति थी। क्या थी निम्नलिखित मसलों, पहले क्या था, नई आर्थिक पर सहमति थी। देखिए कई दल नई आर्थिक नीतियों के पक्ष में थे क्योंकि उनका मानना था कि जो मतलब इससे भारत के आर्थिक महाशक्ति बन सकती है, नई आर्थिक नीति से भारत एक आर्थिक महाशक्ति बन सकती है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों का इस पे सहमति थी। आगे देखिए पिछड़ी जातियों के राजनीति और सामाजिक दावे की स्वीकृति, मतलब जो पिछड़ी जाति है उनके लिए कुछ विशेष कार्यक्रम करने पर सबकी सहमति थी। देखिए राजनीतिक दलों ने पिछड़ी जातियों के आरक्षण को स्वीकार किया और उन्हें सत्ता में उचित हिस्सेदारी देने की बात की। आगे चलते हैं प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। देखिए प्रांतीय दलों को राष्ट्रीय राजनीति में अधिक महत्व मिलने लगा और वह केंद्रीय सरकार में साझेदारी बने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या समझ, गठबंधन जो है एक तरीके से वरदान भी हो सकती है। ठीक है, देखिए विचारधारा की बजाय कार्य सिद्धि पर जोर। देखिए वर्तमान गठबंधन राजनीति में विचारधारा से अधिक सत्ता में हिस्सेदारी पर जोर दिया जा रहा है, जहां दल सत्ता के लिए एकजुट होते हैं चाहे विचारधारा अलग हो। विचारधारा से कोई मतलब नहीं, सत्ता चाहिए भैया सबको आज के समय में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सत्ता की बात की जा रही थी। गठबंधन क्या अभिशाप या क्या बोल सकते हैं वरदान, दोनों चीजें दोस्तों। ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक क्वेश्चन के ये दो पहलू थे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पर थोड़ा नजर डालते हैं। मंडल मुद्दा, मंडल मुद्दा क्या था, वह किस आयोग की देखरेख में किया गया था, इसका तथा इसकी सिफारिशें क्या थी और इससे जुड़ी विवाद क्या थे दोस्तों। तो हमने मंडल मुद्दा पहले ही पढ़ चुके हैं, तो एक बार और पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। मंडल मुद्दा तो आपको पता ही है, मुद्दा ओबीसी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के पक्षकारों और विरोधियों के बीच हुआ था। ठीक है ना, मतलब इसमें मेन बात क्या थी कि ओबीसी को इसमें सीटें देने की बात की गई थी, आरक्षण देने की बात की गई थी। पहला देखिए मंडल आयोग की सिफारिश क्या थी, आपको पता ही है, जो मैंने पहले ही क्वेश्चन जो था हमने मंडल आयोग का पढ़ा था। देखिए 1980 में गठित मंडल आयोग ने ओबीसी के लिए शैक्षिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। कितने, 27% सीटों की जो है मंडल मुद्दा ने या मंडल आयोग ने सिफारिश की थी। ठीक है, ओबीसी के लिए। आयोग का गठन देखिए, जनता पार्टी ने 1978 में बिंदेश्वरी प्रसाद के नेतृत्व में मंडल आयोग की स्थापना की थी। आयोग ने शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को अलग से पहचान कर उन्हें ओबीसी श्रेणी में रखा। ठीक है, अगला है विरोध
और विवाद। देखिए मंडल आयोग की सिफारिशों के विरोध में देश भर में हिंसक प्रदर्शन हुए, हालांकि उच्च न्यायालय ने आयोग की सिफारिशों को सही ठहराया। ठीक है, मतलब ओबीसी जो कि अदर बैकवर्ड कास्ट है, जो पिछड़े हुए कास्ट है, उनके लिए ये आयोग बना था। ठीक है, किसने बनाया दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पे बिंदेश्वरी प्रसाद नाम इनका इंपॉर्टेंट है, मंडल आयोग की स्थापना का। ठीक है, तो ये हमारा क्या था दोस्तों, मंडल मुद्दा क्या था। तो दोस्तों यही है मंडल मुद्दा, ओबीसी के लिए उठा था, 27% आरक्षण के लिए था। इसके संस्थापक कौन थे, बिंदेश्वरी प्रसाद थे। ठीक है, और इसके चलते पूरे स्टेट मतलब देश भर में क्या हुए थे, हिंसक जो था विवाद चला था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था के लाभों का प्रदर्शन करें। अब दोस्तों ये बहुदलीय व्यवस्था के लाभ का प्रदर्शन करना है, और आज दोस्तों हमारा जो ये चैप्टर है खत्म होने वाला है। तो मैं तो खुशी हूं क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने सारे टॉपिक वाइज और एक प्लेलिस्ट से वीडियो सारी डाल दी है। प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, उसके बाद मैं एमसीक्यू से लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान देते हैं। देखिए बहुलवादी व्यवस्था के लाभों का प्रदर्शन करें। देखिए बहुलवादी व्यवस्था के लाभ, देखिए विविधता का प्रतिनिधित्व। विविधता मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग चीजें। ठीक है, देखिए ध्यान से, विविधता का प्रतिनिधित्व। भारत की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए बहुलवादी व्यवस्था में विभिन्न धर्म, जातीय और क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुख पार्टियां उठाती है। मतलब एक ही पार्टी सब चीज नहीं देती है, लेकिन अलग अलग पार्टियां जो होती है विभिन्न मुद्दों को उठाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम कहते हैं बहुलवादी व्यवस्था जो है वो अच्छी होती है। आगे देखिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है बहुलवादी व्यवस्था। देखिए ध्यान से, गठबंधन सरकार के चलते सरकार को विभिन्न वर्गों के हितों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। अगला क्या है, जन कल्याण पर ध्यान। देखिए एक मजबूत विपक्ष सरकार के कार्यों पर आलोचना करता है, जिससे जन कल्याण के कार्यों पर जोर दिया जाता है। जन कल्याण पर ध्यान दिया जाता है गठबंधन की सरकार में। ठीक है, बहुलवादी व्यवस्था में। ठीक है, आगे है सहमति द्वारा निर्णय लेना। ठीक है, कब जो गठबंधन की सरकार होती है, जो बहुलवादी सरकार होती है, उसके अंदर सबकी सहमति चाहिए होती है। देखिए ध्यान दीजिए, गठबंधन सरकार में विभिन्न दलों के दृष्टिकोण से निर्णय लिए जाते हैं, जिससे आम सहमति बनती है। ठीक है, आम सहमति बनती है, सबका इसका निर्णय लिया जाता है, सबके से पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे आएगा, विकल्प की उपलब्धता होती है दोस्तों इसमें भर भर के। ठीक है, विकल्प चॉइसेस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, बहुलवादी व्यवस्था के कारण जनता के पास कई विकल्प होते हैं, जिससे वह अपने हितों के अनुसार दलों का चयन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा बहुलवादी व्यवस्था का क्या फायदा है दोस्तों। तो ये निम्नलिखित फायदे थे, आप लोगों ने पढ़ लिया है चैप्टर। आज हमारा पॉलिटिकल साइंस पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। जो फर्स्ट बुक है उसकी भी वीडियो मैंने पूरी डाल रखी है, सारा प्लेलिस्ट बना रखा है, आप जाके चैनल पर सर्च करो। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और दोस्तों ये पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से पढ़िए दोस्तों, और अपने एग्जाम के अंदर अच्छा प्रदर्शन करिए। अब इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वीडियो खत्म हो गई तो मैं वीडियो नहीं लाऊंगा, वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए। टिप्स, ट्रिक्स, एमसीक्यू और मैप सभी चीजें हैं अभी दोस्तों आपके साथ। ठीक है, जो बने रहें, वीडियो को देखते रहें लगातार, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब एमसीक्यू वीडियो में। ठीक है।